नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। एक कहावत है, आसमान पर थूको तो खुद के चेहरे पर गिरता है। चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बनने चले प्रशांत किशोर ने एकदम यही किया है। पिछले 20-22 साल से चला आ रहा फिजूल का फार्मूला चलाने की उन्होंने भी एक कोशिश की है। राजनीतिक दल लॉन्च करने के बाद उनका एक बयान आया है। बयान है, हमने आपने मोदी को वोट किया। उनकी स्पीच हम सुनते थे तो हमें भरोसा होता था कि उन्होंने गुजरात के विकास के लिए बहुत कुछ किया। वाकई गुजरात आगे बढ़ रहा है, लेकिन लगता है मोदी ने देश का सारा धन गुजरात को दे दिया, जहां गांव-गांव फैक्ट्रियां बन रही हैं और बिहार जैसे राज्यों से लोग गुजरात में रोजगार के लिए जा रहे हैं। यानी प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल पर फिजूल का सवाल उठा रहे हैं। अब कोई प्रशांत किशोर से भला ये पूछे कि सारा धन अगर गुजरात को जा रहा होता तो बाकी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कैसे हो रहा होता? कैसे पूरा देश इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा होता? आखिर गुजरात में कितनी लोकसभा सीटें हैं? यही ना, 26। क्या मोदी सिर्फ 26 सीटों के आधार पर पिछले 3 टर्म से प्रधानमंत्री बन रहे हैं? एक बार तो उन्होंने गुजरात मॉडल भेज दिया, बाकी बार क्या यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम और बाकी अन्य राज्यों में विकास का पैसा नहीं जा रहा है? अरे भाई, आप तर्क भी दोगे तो खोखले थोड़े दोगे। आप कुछ बताओगे ना, कोई बड़ी बात बताओगे ना। आपको पिछले कई साल में ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करते आपने सुना है? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि वो करती ही नहीं है, हमेशा नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करती हैं। लेकिन सितंबर 2024 में एक ऐसा विलक्षण मौका आया, एक ऐसी घड़ी आई जब पश्चिम बंगाल में सेमीकंडक्टर का ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोले जाने के भारत अमेरिका के संयुक्त फैसले पर ममता खुश हुई। भैया, सारा पैसा सिर्फ गुजरात को जा रहा होता तो बंगाल में थोड़े फैसिलिटी लगती, सेमीकंडक्टर फैसिलिटी। आप देखना नहीं चाहोगे तो आप ऐसे प्रयासों को देख नहीं पाओगे प्रशांत किशोर जी। भाई, नरेंद्र मोदी की आलोचना के मुद्दे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ भावनाएं भड़काने का खेल बहुत बुरा है। पिछले 2-2.5 दशकों से यही हो रहा है। राहुल गांधी को तो हरियाणा के मत्तूराम के लिए जलेबी की फैक्ट्री लगवानी है। अमेरिका, जापान में उस जलेबी को अलग अलग रूपों में भेजना है और जलेबी की फैक्ट्री में 50,000 लोग काम करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये फिर नरेंद्र मोदी का चक्रव्यूह है जो मत्तूराम को रोक रहा है। ये राहुल गांधी इकोनॉमिक विजन रख रहे हैं देश की जनता के सामने। गजब है भाई। मतलब नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो आप कुछ भी कह देंगे, कुछ भी। आप राष्ट्रीय नेता हैं, देश भर में पहचान रखते हैं, खुद को पढ़े लिखे बताते हैं, लेकिन वही है ना कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुंह खोलेंगे तो गोबर निकालेंगे। मतलब मैं ऐसे शब्द इंडोर्स नहीं करता, लेकिन कहना पड़ रहा है। आखिर भला ये राजनीति कैसी राजनीति है? प्रशांत किशोर, आप कह रहे हैं कि देश का सारा पैसा गुजरात को भेज दिया, लेकिन आप जैसी ही प्रजाति के लोग जब गुजरात में जाएंगे तो कहेंगे कि गुजरात तो नरेंद्र मोदी के प्रभाव में आने से पहले से विकसित है। अरे भाई, गुजरात अपेक्षाकृत छोटा राज्य होने के बावजूद पिछले 2.5 दशक से मोदी के डायरेक्ट कंट्रोल में है और लगातार बढ़ रहा है। भाई, उसका कुछ तो क्रेडिट आप मोदी को देंगे। मतलब आपको विरोध करना है, आप किसी भी तर्क हो या ना हो, आप विरोध करते रहेंगे। मतलब आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ
अनाप शनाप कुछ भी बकना, और यही आपकी आपका पॉलिटिकल फॉर्मूला है। नरेंद्र मोदी ने ही गुजरात में राज्य के स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट के कॉन्सेप्ट से विदेशी इन्वेस्टमेंट को लाने का रास्ता पूरे देश को दिखाया। अब लगभग हर एक राज्य अपने अपने इन्वेस्टर्स सबमिट कर रहे हैं और बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि गुजरात को पूरा देश का पैसा मिल गया, ये क्या, आप कैसे लोगों को भड़काना चाह रहे हैं? भाई ये नरेंद्र मोदी का ही तो विजन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। लोकल प्रोडक्ट्स को नेशनल और ग्लोबल करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? और क्या ये सिर्फ गुजरात के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा है या किया है? नरेंद्र मोदी कितनी ही बार ये कहते सुने पाए गए हैं कि राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। वो क्या सिर्फ गुजरात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के उलट विजन हमने क्या देखा है? वही ना, राहुल गांधी का खटाखट मॉडल। क्या हुआ खटाखट से? हिमाचल प्रदेश से जाकर पूछ लीजिए, वहां के सरकारी कर्मचारियों से पूछ लीजिए जिनकी सैलरी के लाले पड़ रहे हैं। बहुत तालियां बजी थी उनके ओपीएस पर, ओल्ड पेंशन स्कीम पर। अब क्या हो रहा है? सैलरी ही नहीं मिल रही है। सीधी सी बात है कि राजनीति में अपना उल्लू सीधा करने के लिए नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करो और चलते बनो। ये आप लोगों ने जो फार्मूला बना लिया है, देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करती है और नहीं करनी भी चाहिए। प्रशांत किशोर से नई राजनीति की उम्मीद की जाती है। कम से कम वो डेटा पॉइंट्स पर बात करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन क्या राजनीति करने के लिए चुरकुटई आवश्यक होता है? फिर मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जो मेरे दिल के करीब नहीं, लेकिन मजबूरी है जब हम अपने नेताओं को इस तरह देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी को सपने बेचकर राजनीति में अपनी जगह बनाई और प्रशांत किशोर के लक्षण खुद का केजरीवालकरण करता हुआ नजर आने लगा है। इससे वैकल्पिक राजनीति नहीं खड़ी होगी। प्रशांत किशोर कल को राजनीति में सेटिंग के लेवल तक जमीन भले बना ले जाएं, लेकिन अगर यही लक्षण रहा तो केजरीवाल से लेकर लालू प्रसाद यादव की स्थिति में पहुंचते देर नहीं लगेगी। प्रशांत किशोर ने पिछले 2 साल से पूरे बिहार में घूम घूम कर अपना एक माहौल बनाया है और बहुत हद तक वो युवाओं को अपने साथ जोड़ने में सफल हुए हैं। वो नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर बिहार में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल विजन क्या है, इकोनॉमिक विजन क्या है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप उल्टा सीधा कुछ भी बोलो। अरे भाई, गुजरात से ऐसी क्या एलर्जी है? गुजरात हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। गुजरात ने इस देश को बहुत ही मान सम्मान दिलाया है। गुजरात से ही गांधी जी आते हैं, गुजरात से ही सरदार पटेल आते हैं और अब गुजरात से ही नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो आप गांधी जी को कोऑप्ट करोगे, आप सरदार पटेल को कोऑप्ट करोगे, करना चाहिए, लेकिन आप नरेंद्र मोदी को आप कटघरे में खड़ा कर दोगे। क्यों? क्योंकि इससे आपकी वोट बैंक की राजनीति सधती है। आपने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहने से जो शुरुआत हुई थी 2007 में, सोनिया गांधी ने कहा था, और जो एक नैरेटिव खेला गया, उस नैरेटिव ने क्या हाल करके रखा था भारत की राजनीति का। नरेंद्र मोदी को एसआईटी के सामने 10 घंटों तक पूछताछ का सामना करना पड़ा था और नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उफ तक नहीं किया था। ये लोग जो सारे लोग कहते हैं ना कि आज हमारे साथ शोषण हो रहा है, सारी एजेंसीज पर कब्जा हो गया है, और जो एसआईटी के चीफ, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे नरेंद्र मोदी काम एंड कंपोज्ड होकर आए और हर एक सवाल का जवाब देते रहे। नरेंद्र मोदी ने एसआईटी के द्वारा जो कर्टसी में चाय पूछी जाती है,
वो चाय तक नहीं पी। ये बात डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश की एजेंसियों का सम्मान कर रहे थे और बाद में एसआईटी ने उनको क्लीन चिट दी। उस एसआईटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई। तब नरेंद्र मोदी अपने आप को पाक साफ साबित कर करके यहां पहुंचे हैं। और उन्होंने जब उनके ऊपर सांप्रदायिकता का लेवल चढ़ाया गया था, तब नरेंद्र मोदी अपने लिए विकास की राजनीति गढ़ रहे थे। तब वो इन्वेस्टर समिट ला रहे थे गुजरात में, और उन्होंने उस नैरेटिव को चेंज किया, जिस नैरेटिव को सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी और राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव और उनके पूर्वजों ने इस्तेमाल किया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अस्पृश्य बना दिया था, अमेरिका का वीजा तक नहीं मिलने दिया था नरेंद्र मोदी को। लेकिन नरेंद्र मोदी ने विकास की राजनीति की, और उस विकास की राजनीति में उन्होंने गुजरात का मॉडल सामने रखा, और वो गुजरात का मॉडल एक सफल मॉडल साबित हुआ। आज कितनी भी आप बातें कर लें, लेकिन गुजरात का भारत के विकास पैरामीटर में एक अहम योगदान है। एक छोटा राज्य, सिर्फ वहां की आबादी 6.5-7 करोड़ है, लेकिन गुजरात मुकाबला करता है बड़े बड़े राज्यों से। यूपी का हाल क्या बना रखा था आप लोगों ने? यूपी में कोई इन्वेस्टर्स समिट की बात करना तो दूर, यूपी में रोजगार के लिए 2-4 फैक्ट्रियां लग जाएं, वो नौबत तक नहीं थी, वो बात ही नहीं थी, वो डिस्कोर्स ही नहीं होता था। और आप बात करने चले हैं कि सारा पैसा गुजरात को दे दिया। यही होता है ना। आप जैसे राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मीडिया, सुप्रीम कोर्ट, जांच एजेंसियां, सब कुछ नरेंद्र मोदी की जेब में है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी की जेब में कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति को अपने तई चलाते हैं। नरेंद्र मोदी को कई बार झटका भी लगा है, और वो झटका सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से लगा है। बहुत बड़े बड़े झटके लगे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उससे विचलित नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप कोई मुद्दा ना बनाइए, बिल्कुल बनाइए। जनता के मुद्दों को आप उठाइए, या कुछ ऐसे लैप्सेस हैं जिनको लेकर के आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कटघरे में खड़ी की जा सकती है। जैसे आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। रिपोर्ट ये थी कि पिछले 5 साल में जो एलिफेंट्स की आबादी है वो घटी है देश में, और इसके बाद जो रिपोर्ट थी वो पर्यावरण मंत्रालय ने वो रिपोर्ट ही पब्लिश नहीं की। मतलब पब्लिश हुई, लेकिन उसकी प्रतियां पब्लिक में नहीं लाई गई, और वो रिपोर्ट धूल फांक रही है। तो आप बताइए कि भाई नरेंद्र मोदी के जो उनको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो करना चाहिए था, हाथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो करना चाहिए था, उसमें फेल हुए। आप उसको डेटा के साथ सामने रखिए, जनता खुद ही फैसला करेगी। हालांकि इसमें सरकार का भी अपना पक्ष है। उनका कहना है कि अभी नॉर्थ ईस्ट के डेटा नहीं आए हैं, इसलिए वो जो रिपोर्ट पब्लिश होकर के भी पब्लिक में नहीं की गई, उसमें वो प्रोविजनल डेटा है और एक फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी। ठीक है, सरकार का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होगा, उनकी अपनी बचाव की दलील होगी, लेकिन आप डेटा के आधार पर नरेंद्र मोदी को घेर सकते हैं। लेकिन आप जब दिक्कत यही है विपक्ष के नेताओं की कि जब आप नरेंद्र मोदी को डेटा के आधार पर घेरने चलेंगे तो बहुत सारे मामलों में नरेंद्र मोदी आप पर 20 साबित होते दिखेंगे। अभी 10 साल पूरा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान का, नरेंद्र मोदी का जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत की बात की, तो फिर उसका मखौल उड़ाया गया। मखौल उड़ाने वालों में
राहुल गांधी थे, वो कहते थे ये देखिए ये भारत सरकार जो है स्वच्छ भारत को इस तरह के मिशन को अपना स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम बना रही है, ये शब्द थे उनके, राहुल गांधी के। लेकिन आज क्या हुआ है, आज वो स्वच्छ भारत अभियान इतना सफल है कि उसने 50 से 60 हजार इन्फेंट्स की डेथ को पर एनम रोका है। यह रिपोर्ट है बाकायदा, और ये कोई नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट नहीं है, ये एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मैगजीन में छपी हुई रिपोर्ट है जो बताती है कि नरेंद्र मोदी का जो स्वच्छ भारत अभियान है वो स्वच्छ भारत अभियान कितना सफल रहा, उसने कैसे भारत में गुणात्मक परिवर्तन किया और कैसे देश को आगे बढ़ाया, देश को परेशान नहीं किया, देश की एक समस्या को निपटाया। आप सोचिए, आजादी के इतने वर्ष बाद 21वीं सदी में हमारे देश की महिलाओं को बाहर छुप छुप करके शौच के लिए जाना पड़ता था, गांव देहात के इलाकों में। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती थी, इससे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या हो सकती थी, जब आपके देश की महिलाओं का एक बड़ा वर्ग अपना बेसिक अधिकार, उसकी जो बेसिक डिग्निटी थी उसका पालन करने का मौका उनके पास नहीं था। महिलाएं सूरज निकलने के पहले शौच को जाती थीं या सूरज डूबने के बाद जाती थी, और क्या होता था, उनके खिलाफ महिला अत्याचार के मामले इसमें होते थे क्योंकि वो सेकुलेटेड प्लेस होता था, रात का अंधेरा हो जाता था। बहुत सी महिलाएं अपने शौच को दबा लेती थीं, अगर उनको दिन में ये नौबत आए तो क्या होता था, उनकी स्थितियां बिगड़ती थीं। और आज ये चेंज हुआ है, एक नैरेटिव चेंज हुआ है। तो फिर ये नरेंद्र मोदी का किया धरा है ना भाई। नरेंद्र मोदी ने ये मॉडल सिर्फ गुजरात के लिए नहीं दिया, पूरे देश के लिए दिया, और इसकी एक सफलता ने भारत को आगे बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया है। तो कृपया करके आप जो सारे लोग राजनीति करना चाहते हैं जरूर करें, मगर राजनीति में आप कुछ भी बोलने की प्रवृत्ति से बचें, इससे देश का भला नहीं होता। और कम से कम जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात की जा रही है वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात सच साबित नहीं होती है। क्या भरोसा कि कल को प्रशांत किशोर जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हों, नीतीश कुमार के विरोध के नाम पर राजनीति में आए हैं ना, उनका अल्टरनेटिव बनने के लिए आए हैं ना। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप विरोध की राजनीति कीजिए, मगर विरोध को आप एक ऐसे मुद्दे के साथ सामने आइए जिसमें कुछ दम हो। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं पक्ष में या विरोध में, सहमति में या असहमति में, तो आपका स्वागत है। मुझे लगा कि मैं उस पर आपसे इंटरेक्शन करूं तो मैं आपको आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।